हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के केमिस्ट्री मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ कॉन्सेप्ट एंड एक्स्ट्रा पॉइंट, ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ये हेल्प करेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में 30 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम 31 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में है, हम दोनों लैंग्वेज में डिस्कस कर देंगे। आप किसी भी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें हेल्प करेगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है, यानी फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम जानते हैं फ्री बॉन्ड COOH होता है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद एफरवेंसेस दे रहा है, यानी फदफदाहट होती हुई एक गैस देता है। जनरली CO2 ही होता है। अब पूछ रहा है ये कंपाउंड कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम फेमस एक रिएक्शन जानते हैं, जो एफरवेंसेस जो निकलता है, फदफदाहट जैसा आवाज़, वो CO2 का निकलता है। कब निकलेगा? जब एसिड रिएक्शन करेगा इस कंपाउंड से। तो जैसे ही एसिड रिएक्शन करेगा CH3 COOH NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा सोडियम एसीटेट CH3 COONA प्लस CO2 गैस निकल जाएगा, प्लस वाटर निकलेगा। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? एसिटिक एसिड होगा। तो ये आपका रिएक्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? यानी एस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मूले से, COO से करते हैं। फिर 34 नंबर है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, यानी नाइट्रो एल्केन का हम रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो एक रिएक्शन होता है, नाइट्रो एल्केन हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसका रिडक्शन करेंगे तो डायरेक्ट नहीं होता, ये SnHCl के प्रेजेंस में होगा, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो ये डायरेक्ट क्या दे देगा? प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन दे देगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी होगा, सी ऑप्शन। फिर 35 नंबर है, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है, यानी DNA RNA में कॉमन बेस कौन सा है? तो हम जानते हैं DNA में जो होता है बेस, वो क्या होता है? एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन, गुआनिन। RNA की बात करें तो इसमें जो बेस होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन के जगह पे क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। तो कॉमन क्या होगा? ACG कॉमन होगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। फिर 36 नंबर है, निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते? यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन बॉडी के द्वारा कौन सा सिंथेसाइज नहीं होता है? तो यहाँ पे एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होता है, विटामिन नहीं होता। विटामिन आपको डाइट से ही आएगा, जब खाना खाएंगे, या आप सन के रे से भी ले सकते हैं विटामिन। तो ये बॉडी द्वारा नहीं बनता, ये डाइट से बनता है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंध होता है? एमाइड बंधन यानी CONH ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें, पहला ऑप्शन है नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 जो बनता है कंपाउंड, वो आपका हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड से बनता है। अब यही एक कंपाउंड है जिसमें एमीन आ रहा है, तो यही एक
बनाएगा आपका एमाइड ग्रुप। टेरिलीन जो है इसको डेक्रोन भी कहते हैं। ये जो बनता है टेरिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। टेफ्लॉन की बात करें तो इसका मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन। बेकेलाइट जो बनता है फॉर्मल्डिहाइड एंड फेनॉल से मिलके बनता है। तो सिर्फ यही एक कंपाउंड है जिसमें एमीन आ रहा है, तो एमीन जिसमें होगा वही एमाइड ग्रुप बनाएगा। ये हो गया। अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से दे देंगे। फिर 38 नंबर है, ऑर्लॉन एक बहुलक है, यानी ऑर्लॉन एक पॉलीमर है। तो ऑर्लॉन को जो कहते हैं, ऑर्लॉन ये कॉमन नेम है पैन एक्रिलोनाइट्राइल का। इसका जो मोनोमर होता है एक्रिलोनाइट्राइल होता है, इसको विनाइल साइनाइड भी कहते हैं। फिर 39 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? तो सेक्रीन भी होता है, एस्पार्टेम भी होता है। बाकी नेक्स्ट पेज में ऑप्शन है। तो यहाँ पे कह रहा था आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, तो सेक्रीन भी होता है, एस्पार्टेम भी होता है, सोडियम साइक्लोमेट भी होता है, यानी इसमें से सभी होंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो बुखार कम करने का दवा जो है एंटीपायरेटिक है। अब इसी के अंदर आपका आता है पैरासीटामोल, जैसे बुखार में लेते हैं तो वो टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। मेथासिटीन भी है, एस्पेरिन भी है, फेनासिटीन भी है, सब आपको एंटीपायरेटिक में ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है, यानी सेकेंडरी सेल के बारे में पूछा है। तो सेकेंडरी सेल जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी होता है। बाकी ये लिक्लांच सेल जो है इसको ड्राई सेल भी कहते हैं। ये आपका प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल में आपका मरकरी सेल भी आता है। ये जो होता है प्राइमरी सेल नॉट रिचार्जेबल होता है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, पृष्ठीय घटना होती है। अधिशोषण कहते हैं एड्जॉर्प्शन को। तो एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेना है। इसमें क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को सरफेस जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, यानी सोख लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है, कौन है? तो यहाँ पे देख रहे हैं सब में क्या है, COOH ग्रुप कॉमन है। तो आपको देखना होगा यहाँ पे Cl ग्रुप जो लगा हुआ है क्लोरीन। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं कार्बन से। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो कार्बन से ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। इसके कारण क्या होगा, ये ईजिली आयोनाइज हो जाएगा। COOH जो होगा ईजिली आयोनाइज हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। H+ आयन ईजिली यहाँ से रिमूव हो सकता है, तो इसलिए ये मोर एसिडिक होगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, जब एसिड ग्रुप हो, COOH ग्रुप हो, उसके साथ कोई EWG ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COOH के साथ जुड़ा हुआ हो वो उतना मोर एसिडिक होगा, और जितना नियर जुड़ा हुआ हो, नज़दीक जुड़ा हुआ हो, उतना मोर एसिडिक होगा। तो ये याद रखना है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में टर्शरी एमीन कौन है? तो ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, सी ऑप्शन होगा। अब कैसे पहचानेंगे, NH2 जो है ग्रुप, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये तो फ्री बॉन्ड है, ये कहीं जुड़ा रहेगा। अगर N के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी होगा, फर्स्ट डिग्री। अगर नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी होगा, 2 डिग्री। अगर नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या होगा, थर्ड डिग्री होगा। तो यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन के साथ सिर्फ कार्बन यहाँ बॉन्डेड है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, थर्ड डिग्री होगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, RNA में पाया जाने वाला प्यूरीन भस्म है। तो 2 टाइप के बेस होते हैं DNA एंड RNA में।
एक प्यूरीन होता है, एक पायरिमिडीन होता है। प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन में आता है एडिनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन में आता है साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। अगर यहाँ पे डीएनए होगा तो यहाँ पे 2 ही बेस होंगे, साइटोसिन, थायमीन। यूरासिल तो आरएनए के लिए हमने पीछे डिस्कस किया था। और फिर हम जानते हैं आरएनए में जो बेस होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, तो ये आरएनए का बेस है। क्वेश्चन में पूछ रहा है प्यूरीन बेस बताना है, तो प्यूरीन कौन सा है? एडिनिन, गुआनिन है। तो यहाँ पे देखना होगा एडिनिन या गुआनिन में से, तो एक गुआनिन यही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर होगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड नियोप्रीन कौन सा पॉलीमर है? तो एक होमोपॉलीमर है, क्योंकि जितने भी ये पॉलीमर है सेम टाइप के मोनोमर से मिलके बनते हैं। टेफ्लॉन का क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन, CF बॉन्ड CF2, एक ही टाइप का मोनोमर है। पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो ये स्टाइरीन से मिलके बनता है। अगर नियोप्रीन की बात करें तो इसका जो मोनोमर होता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। तो सब तीनों जो है एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बनता है, इसलिए ये होगा होमोपॉलीमर। फिर 47 है दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, यानी पेन किलर मेडिसिन, जो दर्द को खत्म करने वाला दवाई होता है उसको क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं, तो ये ऑप्शन होगा। फिर 48 नंबर है निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष है? तो यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से किस कंपाउंड में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है? तो फ्रैंकल डिफेक्ट ज़्यादातर आपको सिल्वर के कंपाउंड में मिलेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये तीनों कंपाउंड में होता है। फिर एक है एक्स्ट्रा जिंक सल्फाइड में भी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सिल्वर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, सिल्वर ब्रोमाइड में होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? आयनिक सॉलिड जो रहते हैं उसमें से जो स्मॉलर आयन है वो डिसलोकेट हो जाते हैं अपने नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे, जिससे सब्सटेंस का डेंसिटी जो होगा वो सेम रहता है। तो जनरली इस कंपाउंड में आपको फ्रैंकल डिफेक्ट मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसमें से किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है? तो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सबका दिया हुआ है, 0.1 मोलालिटी दिया हुआ है, यानी कंसंट्रेशन सब में सेम है। तो हमें क्या देखना होगा? वांट हाफ फैक्टर होगा, क्योंकि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वांट हाफ फैक्टर के। अब वांट हाफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे ही NaCl को हम आयनाइज करेंगे तो ये क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए? 1 Na प्लस है, 1 Cl माइनस है, तो I का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। फिर इसका निकालें तो ये सुक्रोज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। फिर यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, इसको आयन में तोड़ते हैं तो आ जाएगा बेरियम प्लस 2 Cl माइनस। तो यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो I का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये भी ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, तो I का वैल्यू मैक्सिमम इसका है, तो इसी की बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। फिर 50 नंबर है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है।
यानी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो एनोड कैथोड पे क्या मिलेगा, जब एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो आपको मिलेगा क्लोरीन गैस मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये एनोड पे मिलेगा, ये कैथोड पे मिलेगा। जब यहाँ पे मोल्टेन NaCl दिया हुआ हो तो आपका हो जाएगा कैथोड, उस केस में Na+ हो जाएगा। फिर 51 नंबर है, जल में H2 गैस प्लस Cl2 गैस मिलाने पर 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। यानी ये रिएक्शन जो हो रहा है वाटर में हो रहा है, तो इसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो जल में रिएक्शन कर रहे हैं यानी नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। जैसे बहुत सारा रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, सन के प्रेजेंस में, तो वो भी आपका क्या माना जाता है, नेचुरल रिएक्शन। तो नेचुरल रिएक्शन के केस में आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिया जाता है 0 लिया जाता है। सिर्फ ये रिएक्शन दिया जाता है H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl बना रहा है, तो उस केस में आपको ऑर्डर क्या मिलता है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1, तो 2 मिल जाता है। मगर यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है वाटर में, तो क्या होगा, 0 होगा। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। यानी कह रहा है अमाउंट ऑफ गैस जो सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपको टेम्परेचर ऑफ गैस पे भी करेगा, प्रेशर पे भी करता है, नेचर ऑफ गैस पे भी करेगा, इसमें से सभी पे करते हैं, डी ऑप्शन होगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। यानी यहाँ पे कह रहा है पिग आयरन में जो सबसे ज़्यादा इम्प्यूरिटी होती है वो कौन सा होता है, तो इम्प्यूरिटी इसमें से फॉस्फोरस भी होगा, मैग्नीज भी होता है, कार्बन भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, मगर ज़्यादा मात्रा में जो होगा मैक्सिमम अमाउंट होता है इम्प्यूरिटी का पिग आयरन में कार्बन का होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 54 नंबर है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, जिसमें एसिडिक नेचर भी हो, बेसिक नेचर भी हो, तो जनरली आपका जिंक ऑक्साइड होगा। ये सोडियम ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, बेसिक होता है। ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये जनरली बेसिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। एम्फोटेरिक में ZnO आता है, फिर Al2O3 भी आते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक में ही आता है, याद रखेंगे ये। फिर 55 नंबर है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन है। यानी ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें हमें स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड देखना है, तो ये बोरॉन हैलाइड का कंपाउंड है। तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बोरॉन ट्राई हैलाइड है यहाँ पे, जैसे हम ले लेते हैं क्लोराइड, बोरॉन ट्राईक्लोराइड, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि बोरॉन पे टोटल ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 ही होते हैं, और 3 क्या करेगा, हैलोजन से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हैलोजन से लेगा, क्लोरीन से, तो इसके पास बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, ऑक्टेट पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग से इसके लोन पेयर को ले लेता है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड बताना है, कैसे बताएंगे। तो लुईस एसिड क्या कहता है, जो ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए इसे, तो ईजिली कहाँ से ले सकता है, जब बोरॉन आयोडाइड के साथ बॉन्डेड होगा, क्योंकि आयोडाइड का साइज क्या है, बड़ा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर ईजिली ले सकता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, तो इसीलिए बोरॉन ट्राई आयोडाइड ये स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है। 56 नंबर है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे मोनाजाइट है। मोनाजाइट ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ओर है, थोरियम
और यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका ये और है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, जैसे ही इमिट होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल देते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल ही क्या कहलाता है, हीलियम। हीलियम 2 4 को ही हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 57 नंबर है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, यानी मेटलॉयड पूछ रहा है यहाँ पे कौन है। तो सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल। तो यहाँ पे एस भी है, यानी एंटीमनी, यही मेटलॉयड होता है, बी ऑप्शन होगा। फिर 58 नंबर है, SO2 अणु में एस परमाणु का प्रसंकरण है, यानी SO2 में पूछ रहा है एस का हाइब्रिडाइजेशन। तो SO2 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें एस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होता है, sp2 होता है। तो बी ऑप्शन होगा। 59 नंबर है, H3PO3 एक है, यानी फॉस्फोरस एसिड में। ये तो यहाँ पे पूछ रहा है मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे ही बनाएंगे तो ये क्या होता है, पहले तो ये लोन पेयर दे देता है ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, H3P, ऑक्सीजन 3 है। तो ये कितने आ रहे हैं OH, इसमें 2 आ रहे हैं। तो कैसा होगा, डाइबेसिक एसिड होगा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। तो मर्क्यूरस आयन जो आया है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड से आया है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। तो इसको हम आयन में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, Hg2, यहाँ पे +2 आयन होगा, इधर क्या हो जाएगा Cl2 -2। तो कौन सा है, Hg2 +2, बी ऑप्शन होगा। फिर 61 नंबर है, Au गोल्ड का सिंबल है, ऑरिक भी बोलते हैं इसको। Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, 1 भी होता है, 3 भी होता है, 1 और 3 दोनों होगा इसमें ऑप्शन। फिर 62 नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें F का संकरण पूछा है, यानी F का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो इसका डिटेल से हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो आप वहाँ से देख लेंगे। अगर यहाँ पे आपको समझना है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। तो इसको जैसे ही हम आयन में ब्रेक करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स पे जो है निगेटिव चार्ज के साथ आएगा -4। इसके साथ जो साइनाइड लगा हुआ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3, ये इनर ऑर्बिटल होता है और लो स्पिन होता है। इस केस में आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। फिर 63 नंबर है, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी इथाइल क्लोराइड को हीट करेंगे AgCN के साथ तो हमें क्या मिलेगा। तो जैसे ही इथाइल क्लोराइड को हम हीट करेंगे सिल्वर साइनाइड के साथ तो हमें आइसोसाइनाइड कंपाउंड मिलेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड NC। तो इथाइल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, बी ऑप्शन होगा। फिर 64 नंबर है, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड बनता है, यानी इथाइल अल्कोहल को इसमें से किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करें कि इथाइल ब्रोमाइड बन जाए। KBr के साथ आप रिएक्शन करेंगे अल्कोहल का तो नहीं बनेगा, KBr + H2SO4 इसके साथ बन जाता है। एक और है, जैसे ही आप इथाइल अल्कोहल को रिएक्शन करेंगे रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, और इस रिएजेंट के साथ करेंगे तभी भी आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है, आपको एक्स्ट्रा हम पॉइंट बता रहे हैं, आपको ये हेल्प करेगा। बेस्ट इथाइल
हैलाइड कौन सा बनता है? तो वो बनता है जैसे ही हम इथाइल अल्कोहल को रिएक्शन करेंगे थायोनील क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, तो इस रिएक्शन में हमें बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है जो इथाइल क्लोराइड है, C2H5Cl। इसके साथ जो गैसेस निकलते हैं SO2 NHCl, वो क्या होगा, स्केप आउट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। आपका जो बचेगा क्या बचेगा, प्योर कंपाउंड बच जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड कहलाता है इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बनाना। इसको डैरेंस मेथड भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में ये मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर कॉन्सेप्ट आपको हेल्प कर रहा हो तो आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर है, सोडियम इथोक्साइड तथा ब्रोमोइथेन अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनाता है? तो सोडियम इथोक्साइड, इसका फॉर्मूला ये है C2H5ONA। इसको रिएक्शन करना है इथाइल ब्रोमाइड से, C2H5Br से। तो इसको जैसे ही रिएक्शन कराएंगे यहाँ से Na, यहाँ से Br निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ये जो C2H5 है यहाँ जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, H5O C2H5, निकल जाएगा क्या, NaBr। अब ये कंपाउंड देख रहे हैं, ये दोनों तरफ क्या है, इथाइल है, बीच में क्या है, ईथर ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 66 है, C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका आइसोमेरिज्म पूछा है। तो आइसोमेरिज्म आप जानते होंगे, सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसका हमें आइसोमेरिज्म बनाना है, ईथर होना चाहिए। तो ईथर के लिए हम क्या करते हैं, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को 3 कार्बन इधर रख लेते हैं, एक ऑक्सीजन फिर एक कार्बन, ये हो गया आइसोमेरिज्म। फिर क्या करते हैं, 2 कार्बन को इधर 2 कार्बन को इधर, बीच में ऑक्सीजन, तो ये भी एक ईथर बन गया, 2 हो गए। अब क्या हो सकता है, अब ब्रांच में ले लेंगे, एक ब्रांच लगा देते हैं कार्बन का, तो ये 3 पॉसिबल आइसोमेरिज्म बनेंगे ईथर का, तो आंसर 3 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। 67 है, निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, यानी इसमें से किस कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ज़्यादा अटैक होगा, यानी मोस्टली अटैक होता है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन है क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आपको साइट कहाँ पे खाली करेगा, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा ऑर्थो या पैरा पे आ सकता है। बेंजीन, बेंजीन में नहीं होगा, फेनॉल में भी होता है, इसमें भी क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ सकता है, ऑर्थो या पैरा पे आएगा। फिर टॉलिन में भी होगा, टॉलिन का ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन पे CH3। तीनों क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मगर यहाँ पे OH एंड CH3 है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये Cl क्या है यहाँ पे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो OH है यहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ERG है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, ज़्यादा करता है, जिसके कारण क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा बहुत जल्दी अटैक कर देगा ऑर्थो या पैरा पे। मगर
CH3 की बात करें तो CH3 क्या होता है, इसके एस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसमें भी अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, मगर इससे कम होगा। इस पे अटैक नहीं होता है क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे आने से इलेक्ट्रोफाइल को ये क्या करेगा, रोकेगा। तो सबसे ज़्यादा अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का फेनॉल पे होता है, तो सी ऑप्शन। 68 नंबर है, निम्नलिखित में किसका उपयोग फार्मेलिन के रूप में होता है? HCHO। अब ये जो फॉर्मेलिन है ये फॉर्मल्डिहाइड से ही आया, मगर कितना रहता है, 30 से 40% ही रहता है, तो ऑप्शन ए होगा। मगर इसका एक्स्ट्रा पॉइंट देख लें, आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। ये फॉर्मेलिन जो होता है पंजेंट गैस होता है, पंजेंट गैस होगा। इसको बायोलॉजिकल लैब में हम यूज़ करते हैं, जो भी सैंपल होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो भी सैंपल होते हैं उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर 69 नंबर है, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, यानी कह रहा है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, तो आपका करता है फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का भी ग्रुप आ जाता है। जैसे इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये होता है, तो आप ये देखेंगे ये एल्डिहाइड में भी कॉमन होता है, तो एल्डिहाइड जो होगा क्या करता है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, मगर यहाँ एसिड के फॉर्म में है तो एसिड में सिर्फ होगा, तो ऑप्शन ए होगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरल का सूत्र है, तो क्लोरल का जो सूत्र होता है फॉर्मूला Cl3C2Ho, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कंपाउंड है, Cl3C2Ho, तो सी ऑप्शन होगा। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा हो तो आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.